अगर 4 वैन एग्रेसिव बिहेवियर है ना, आप चुप करके अंदर आना, सब साइलेंस में। ठीक है बेस्ट। इनको उठाओ, गाय को उठाओ ना, सबको सबको उठाओ। वहां दरवाजा खोलो। हाँ ये खोलो। आई एम वर्किंग एज वेटनरी असिस्टेंट सर्जन इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो डेयरी मैनेजमेंट है यहाँ पे वो हम कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा जो पहले जो फोरमोस्ट थिंग आता है वो आता है हाउसिंग का, कि हम इनको कैसे हाउस करें। तो हाउसिंग, जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो मेनली हम 2 टाइप्स के हाउसिंग इसमें आते हैं। तो पहला आता है लूज हाउसिंग, उसमें हम कि जानवर को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी बहुत रहती है, और हम मेनली उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे क्लाइमेट उनके लिए फिजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, तो हम इनको हाउस तब ही करते हैं जब कोई ऑपरेशन नहीं करना होगा या मिल्किंग करनी होगी, तब इनको किसी स्टॉल में टाई करेंगे, या कोई मेडिसिन देना होगा तब हम इनको किसी हाउसिंग में एंटर करते हैं। ये तो होगी लूज हाउसिंग। अब दूसरा होता है कन्वेंशनल, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये तो कन्वेंशनल हाउसिंग है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका अरेंजमेंट कैसा होगा। आपका अरेंजमेंट नंबर ऑफ एनिमल्स के हिसाब से होगा, कि अगर आपके पास ग्रेटर देन 10 एनिमल्स है तो आप डबल रो में इनको बांधिए। तो अगर आपके पास लेस देन 10 एनिमल्स है तो आप इनको सिंगल रो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल रो पे है। डबल रो में भी आप टेल टू टेल और हेड टू हेड, जो ये है ये हेड टू हेड है। अब उसके हाँ, तो हेड टू हेड में आपको फीडिंग इजी रहता है कि जो इन्फेक्शन, लेकिन इसमें एक है कि इन्फेक्शन के चांसेस आपको ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। अगर एक एनिमल इन्फेक्टेड होगा तो वो जो दूसरे एनिमल उसके कांटेक्ट में है तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। जो टेल टू टेल है उसमें आपका जो मिल्किंग ऑपरेशन इजी रहता है, और आपकी जो क्लीनिंग होती है, जो आप यहाँ पे गटर्स देख रहे हैं, तो वो आपको क्लीन, वो एक ही मेन में गटर रहता है, तो वो आपको ये। लेकिन इसमें भी एक और चीज है कि आप मॉनिटर, आप इजीली बिहेवियर एनिमल्स का इजीली देख सकते हो। यहाँ पे सेंटर वॉक है, यहाँ पे आपको यहाँ से चलना, आप हर किसी एनिमल का बिहेवियर इजीली देख सकते हैं इन दिस हेड टू हेड दिस मैनर। अब इसके बाद आता है इनका फीडिंग। हम इनको फीडिंग कैसे करते हैं। तो फीडिंग में आप जो एक होता है आपको मेंटेनेंस भी कितना देना है, दूसरा होता है आपको प्रोडक्शन के लिए कितना देना है, और तीसरा होता है गेस्टेशन के लिए। ये 3 फेजेस होते हैं एनिमल के दिस प्रोडक्शन साइकिल में। तो आपको मेंटेनेंस के लिए अगर आपको देना होगा तो आपको पहले दोनों देने होंगे, रफेज और कंसेंट्रेट। रफेज होता है जो हम घास वगैरह देते हैं जिसमें फाइबर कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 18% रहता है, वो आपको हम उसको बोलते हैं कि रफेज उसको कंसिडर करते हैं। और जिसमें इससे लेस देन 18% फाइबर कंसेंट्रेशन रहता है उसको बोलते हैं हम कंसेंट्रेट। तो हमें दोनों इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आप हमें इसको दोनों चीजें देनी है। अब कौन सा कितना देना है वो, अगर आप मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस में हम आपको इनको देते हैं कि जो इसमें भी होता है कि इंडिजिनस का जो होता है उसका अलग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहता है, और जो एक्सोटिक रहते हैं उनका डिफरेंट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप उसको ड्राई मैटर जब देते हैं, तो ड्राई मैटर आप लोगों को पता है ड्राई मैटर के बारे में। तो ड्राई मैटर हम उसको 2.5 to 3% पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। जो आपको फीड करना है तो वो आपको हमेशा करना होता है कि बॉडी वेट कितना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इनको फीड करना होगा। तो जो मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको जो रफेज होता है आपको 4 kg। अगर हम इंडिजिनस की बात करें जो हमें ये नेटिव का होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कोस्टर गाँव हम बोलते हैं, तो उसको हम 4 kg एक दिन में मेंटेनेंस के लिए रफेज देते हैं, और जब कंसंट्रेट होता है वो 4 kg उसको देना पड़ता है। कंसंट्रेट में वही होता है कि जो ब्रांच देते हैं हम पैलेट फीड देते हैं, तो मेज देते हैं क्रशड, वही उसमें आता है कि कंसंट्रेट में वही आता है। और जो अब एक्सोटिक की बात अगर करेंगे तो ये क्रॉस ब्रेड है, और एक्सोटिक वो इसकी रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसमें आपको उससे ज्यादा देना पड़ता है। इनका बॉडी साइज भी उनसे ज्यादा रहता है और इनका मेटाबॉलिक रेट भी उनसे ज्यादा रहता है। तो हम इनको 2 kg
देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट उनको 2 kg देना पड़ता है और रफेज 5 to 6 kg उनको देना पड़ता है। अब इसके बाद आपकी हम तो मेनली इनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो हमारा जो मेन मकसद होता है वो मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपको जो मेंटेनेंस है उसके अलावा आपको जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जितना ये दूध देते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली आपको फीड करना पड़ता है। अगर हम इंडिजिनस काउ की बात करेंगे तो इंडिजिनस काउ में अगर पर लीटर की बात करेंगे तो पर लीटर के लिए हमें 1 kg हमें 3 लीटर्स के लिए देना पड़ता है। अगर आपकी गाय 2 किलो 3 kg दूध देती है तो आपको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के अलावा 1 kg कंसंट्रेट देना पड़ेगा, वो होता है इसका मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन का, सॉरी। और अगर एक्सोटिक की बात करें तो उसमें 2.5 kg के लिए आपको 1 kg कंसंट्रेट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाय 7 लीटर दूध देती है, आपको 2 kg कंसंट्रेट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन एडिशन टू दिस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद आता है जो जब ये कंसीव करते हैं और गेस्टेशन में चले जाते हैं, तो आपको पता है कि जब इसका जो गेस्टेशन पीरियड होगा 9 मंथ्स का रहता है, तो हम इसको 3 फेजेस में 9 मंथ्स का इसका गेस्टेशन रहता है, हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले 3 मंथ्स उसको पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और फिर थर्ड। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस जो अंदर होता है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि अगर हम इंडिजिनस की बात करेंगे तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको अगर इन एडिशन टू मेंटेनेंस तो आपको हमेशा देना पड़ेगा, तो उसके अलावा जो डिफरेंट स्टेज में उनमें आपको ऐड करना पड़ेगा। वो अगर वो इंडिजिनस का हो तो उसको 1.25 kg कंसंट्रेट आपको एडिशन में देना है इन एडिशन टू दिस मेंटेनेंस, जो लास्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। अगर एक्सोटिक की बात करेंगे तो उसमें 1.75 kg या क्रॉस ब्लड, मेनली यहाँ पे क्रॉस ब्लड कि प्योर ब्लड हम यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि दे आर मेनली वल्नरेबल टू वेरियस डिजीजेस, तो इसलिए मिक्स करते हैं इंडिजिनस ब्लड और क्रॉस ब्लड जो होता है ना, इनका 75% जो होता है एक्सोटिक इनहेरिटेंस जो होती है वो एक्सोटिक की होती है, ताकि ये इनका एक्सोटिक इनहेरिटेंस भी और यहाँ पे जो इंडिजिनस, क्योंकि जो यहाँ पे क्लाइमेट है ना वो सूट नहीं करता है। अगर आपको 100% एक्सोजिनस ये लाओगे ना जर्म प्लाज्म, तो वो वहाँ पे सूट नहीं करेगा उतना, इसलिए हमें उनको इंडिजिनस ब्लड भी मिक्स करना पड़ता है। तो 25% इनकी इनहेरिटेंस जो रहती है वो इंडिजिनस की रहती है। तो क्योंकि ये जो यहाँ पे मेनली ट्रॉपिक्स, अगर हम कश्मीर की बात करें तो टेम्परेट में आता है, तो यहाँ पे आपको मेनली जो कंडीशंस रहते हैं वो सूटेबल नहीं रहते उस चीज के लिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो क्रॉस बटर है जर्सी और ये HF का ये सारे HF है हॉलिस्टीन फ्रीशियन में, तो मेनली हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सर वैक्सीनेशन के बारे में, हाँ, अगर हम इनकी वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो जो कैटल है मेनली इनको 3 और 4 डिजीज के लिए हम वैक्सीनेट करते हैं। इसमें पहला होता है हम ब्रूसेला की बात करेंगे, लेकिन ब्रूसेला में हमें क्या करना है कि ब्रूसेला में ओनली हम जो फीमेल काव्स होते हैं ना उनको हम वैक्सीनेट करते हैं, जो मेल काव्स में उनको हम वैक्सीनेट नहीं करते हैं ब्रूसेला के लिए। जो इनकी एज रहती है वैक्सीनेशन की वो 4 to 8 मंथ, तो उसमें आपको एक शॉट उसको ब्रूसेला का लगाना पड़ेगा ताकि ये फ्री रहे कि ब्रूसेला के जो हमारा जो ये है नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें भी ये गाइडलाइंस आई है कि जो 4 to 8 मंथ जो काव्स है उनको सब फीमेल काव्स उनको सबको वैक्सीनेट करना है, क्योंकि जो इंडिया में भी ट्रेंड चल रहा है कि हमें ब्रूसेला इरेडिकेट करना है, हमें यहाँ से इरेडिकेट इसको करना है, तो इसकी वजह से काफी प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। तो जो पहला वैक्सीन आता है वो ब्रूसेला का आता है। उसके बाद हम और 3 वैक्सीन करते हैं इनमें। एक करते हैं FMD के लिए, जिसको हम बोलते हैं, हम कश्मीरी में बोलते हैं उसको लूंज। तो उसके लिए आपको जो एज है वो आपको 6 मंथ के बाद करना है। और जो टाइम है वैक्सीनेशन का वो उसमें हम 2 वैक्सीन करते हैं, एक करते हैं मार्च में, फरवरी टू मार्च, और लास्ट दूसरा करते हैं फिर नवंबर दिसंबर में दूसरा करते हैं। जो इसकी इम्यूनिटी रहती है वो 1 ईयर की रहती है, फिर आपको दूसरे साल फिर से आपको इसी डिजीज के लिए वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो जो वैक्सीन इसका आता है वो ट्राइवेलेंट आता है, क्योंकि इसके बहुत सारे सेरोटाइप्स है, जो वायरस है ना ये वायरल डिजीज है, उसके बहुत सारे सेरोटाइप्स आते हैं। तो मेनली जो इंडिया में आते हैं वो इसका O, A और C जैसे बोलते हैं वायरस के सब टाइप्स है ये, तो हम तीनों इसी में मिलाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा वायरस कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे डिजीज कर रहा है। तो जो वैक्सीन आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसमें वो ट्राइवेलेंट तीनों वेरिएंट उसमें मेनली प्रेजेंट रहते हैं। तो जो भी वेरिएंट डिजीज करेगा तो इम्यूनिटी उसके खिलाफ ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो दूसरा आता है HS हेमरेटिक सेप्टिसिमिया, ये हम करते हैं कैटल और बैफेलो में मेनली।
तो इसके लिए भी 6 मंथ है, वो जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो आफ्टर 6 मंथ हम करते हैं, और इसका वो एक ही बार करते हैं हम। इसका जो वैक्सीनेशन टाइम रहता है वो मई टू जून, इसी पीरियड में हम इसको करते हैं, क्योंकि मई टू जून उसके बाद फिर ये मानसून आता है, तो मानसून में इसकी प्रिवेलेंस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उसका जो सीजनल इफेक्ट रहता है कि ये मानसून में इसकी ज्यादा इफेक्ट करता है, तो इसलिए हम इसको मई जून में करते हैं। और दूसरा है BQ ब्लैक वाटर, ये बैक्टीरियल डिजीज है, और जो HSC वो भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसका भी यही शेड्यूल रहता है, सेम रहता है कि उसको हम इसमें करते हैं मई जून में, वो भी करते हैं अब वो 6 मंथ में वो भी करते हैं। तो मेनली जो यही वैक्सीन है जो हम यहाँ पे करते हैं फार्म पे। इसमें कितनी काउंस हैं टोटल?